प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं अपनी गर्मी की छुट्टियों की सभी यात्राएं आपके साथ शेयर करूंगा, तो प्रस्तुत है मेरी यात्रा का ये पहला पड़ाव, जो कि है वृंदावन। वृंदावन के कण कण में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है जो आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, जैसे सृष्टि के कैनवस के ऊपर अलग अलग तरह के रंग छिटक जाते हैं, आपका ये कार्यक्रम या यात्रा बिल्कुल आनंददायक ही रहती है, क्योंकि प्रतिपल यहाँ पर दृश्य बदलते हैं। प्रकृति आपको खुले हाथों से अपनी सुंदरता के दर्शन करवाती है, और इसी सुंदरता के दर्शन करने के लिए मैं भी आतुर हूँ, और मैं अपने दर्शकों को भी पूरी तरह से दर्शन करवाने की कोशिश करवाऊँगा। उनको इस आनंद के अनुभव के बारे में बताऊँगा। हाँ, लेकिन दर्शकों, ये प्रॉपर या पूर्ण आनंद का अनुभव हम यहाँ आकर ही कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको दृश्यों के माध्यम से ही ये चीज़ें दिखा सकता हूँ, जो कि मैं कोशिश कर भी रहा हूँ। शायद आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे, लेकिन उससे पहले ध्यान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए मैंने सबसे पहले एक मंदिर में बैठकर कुछ देर के लिए ध्यान किया, प्रभु का स्मरण, ताकि मुझ में इतनी शक्ति हो मैं आपको ये सारे दृश्य दिखा सकूं। तब मैंने शुरू किया अपना सफ़र। ये जो सफ़र है ये शुरू होता है यमुना पार से। वृंदावन से यमुना को पार करने के लिए कुछ टेम्परेरी पुलों का निर्माण किया गया है। मैंने भी उन्हीं पुलों का इस्तेमाल किया और मैं पहुंच गया यमुना जी के पार। और इस इलाके को, इस क्षेत्र को परली पार के नाम से जाना जाता है। परली पार पहुंचकर आपको कुछ इस तरह से साइन बोर्ड नज़र आते हैं। रास्ता बहुत ही मनमोहक होता है। बहुत ही कम यात्री इस तरफ सफ़र करते हैं, क्योंकि वृंदावन आने वाले तीर्थयात्री, सभी तीर्थयात्रियों को इन सभी स्थानों के बारे में नहीं पता है। ज़्यादातर यात्री अपनी यात्रा का समापन बांके बिहारी जी या इस्कॉन आदि मंदिरों के दर्शन करके समापन कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मंदिर या कुछ ऐसे क्षेत्र भी इस पूरे ब्रज में हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और वे लोग वहाँ की यात्रा करते हैं। मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपको उन्हीं क्षेत्रों के बारे में बताऊं, उन्हीं क्षेत्रों के दर्शन करवाऊं, उन्हीं क्षेत्रों की यात्रा करवाऊं जिनकी आम श्रद्धालु यात्रा बहुत कम करते हैं, बहुत कम लोगों को पता है। अभी जो आप दृश्य देख रहे हैं ये यमुना जी का दृश्य है। प्राय लोग यहाँ पर बोटिंग करना पसंद करते हैं और अच्छा अनुभव होता है बोटिंग का। मौसम अच्छा हो तो आनंद कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ की दृश्यावली भी काफ़ी अच्छी है। केशी घाट के पास का ये दृश्य है। रात के समय यहाँ पर एक आरती होती है जो कि बहुत ही मनमोहक है। ये आप देखें, केशी घाट का दृश्य है, बहुत ही अच्छा अनुभव देता है। बिल्कुल दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये वृंदावन नहीं, बनारस है, वाराणसी है। बिल्कुल वैसा ही अनुभव होता है और काफ़ी अच्छा दृश्य लगता है, मन को सुकून मिलता है यहाँ पर आकर। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। कुछ टाइम के लिए हमें ज़रूर ऐसे क्षेत्रों का दर्शन करना चाहिए। और ये जो हमारे सामने महानुभव हैं, ये हैं हमारे साथ जो यात्रा चल करेंगे और हमें इन स्थानों के बारे में बताएंगे।
भागवताचार्य शुभाशीष जी महाराज मेरी बेनती पर मेरे साथ हैं, इनका भी धन्यवाद। और आगे हम यात्रा को प्रारंभ रखेंगे। भागवताचार्य जी ने मुझे बताया कि शाम के समय की आरती का भी एक अलग ही अनुभव है जो हमें ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। जैसे ही शाम होगी हम एक बोट पर बैठकर इस आरती स्थान पर जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं राधा रानी के मानसरोवर में। राधा रानी मानसरोवर, इस स्थान का महत्व भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण जी से महारास के दौरान, जब श्री कृष्ण जी ने भगवान शंकर को, जो कि उस वक्त गोपी रूप में थे, सम्मान दिया ये कहकर कि आप गोपेश्वर हो, तो राधा रानी जी उनसे नाराज़ हो गई कि आपने इस गोपी को इतना सम्मान दिया है और मुझे नहीं। इसलिए राधा रानी जी उनसे नाराज़ होकर इस स्थान पर आ गई थी। भगवान श्री कृष्ण जी उनके पद चिन्हों का अनुकरण करते हुए यहाँ पहुँचे और उनको सभी स्थिति से अवगत कराया एवं बताया कि वो गोपी और कोई नहीं अपितु भगवान श्री शंकर जी ही थे। इस पर राधा रानी जी खुश हुई और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर महारास में पुनः प्रवेश के लिए तत्पर हुई, पर ये कहा कि मेरे पाँव में अब अत्यधिक छाले पड़ गए हैं, इसलिए मैं जाने में असमर्थ हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि आप चाहें तो मेरे कांधों का इस्तेमाल कर सकती हैं और उन पर बैठकर वापस महाराज स्थान पर जा सकती हैं। राधा रानी जी जब उनके कांधों पर सवार होने के लिए तत्पर हुईं तो भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गए, जिस पर राधा रानी बहुत दुखी हुई और उस दुख में उनकी आंखों से आंसू गिरे। उन आंसुओं से ही ये जो सामने आप तालाब देख रहे हैं ये बना। इस तालाब का नाम है मानसरोवर। ये राधा रानी जी के किंवदंती या कहानी के अनुसार उनके आंसुओं से बना हुआ ये तालाब है। हमारी पौराणिकता ये कहती है कि ये तालाब उन्हीं आंसुओं के परिणाम स्वरूप बना है। अत्यंत मनोरम स्थान है ये। आप देख सकते हैं काफ़ी विशाल सरोवर। इस सरोवर का नाम है मानसरोवर। सामने राधा रानी जी का मंदिर भी है। यहाँ पर आपको जो है काफ़ी आनंद का अनुभव होगा। रास्ते में हमने कुछ नील गायें देखी जंगल में, जो आपको दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी स्थान की यात्रा करते हैं तो रास्ते में पड़ने वाले दृश्य भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितना कि हमारी डेस्टिनेशन। हमें कुछ देर के लिए रुककर उनका भी आनंद लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मैं ये लाइंस हमेशा कोट करता हूँ कि व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी डोंट हैव टाइम टू स्टे एंड स्टेयर, बट आई हैव टाइम, आई एम स्टेयरिंग दीज एनिमल्स एंड इन्जॉइंग ऑल्सो। बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है इनको देखने मात्र से। इसके तुरंत बाद मैं आपको वो पुल दिखा रहा हूँ जिसको क्रॉस करके हम यमुना नदी को पार करते हैं। अभी पुल शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, दिखाएंगे आपको पुल भी। ये बड़ा टेम्परेरी सा पुल है, शायद अब आपको नज़र आ रहा हो। ये है पुल। इस पुल के ऊपर से जाना भी एक आनंद का अनुभव ही है। काफ़ी शानदार पुल है, अच्छा लगता है इसके ऊपर से जाते हुए भी। सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं। टेम्परेरी पुल्स बने हुए हैं यहाँ पर। ये पुल भी काफ़ी अच्छा है, इसे देखकर भी काफ़ी आनंद का अनुभव होता है। इसके ऊपर यात्रा करना, ये भी एक, हम सिर्फ डेस्टिनेशन की तरफ ध्यान देते हैं, हम रास्तों की तरफ ध्यान नहीं देते। रास्ते भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, और मैं तो कहूँगा कि रास्ते ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो हमें अपनी डेस्टिनेशन तक लेकर जाते हैं।
अभी जो आप दृश्य देख रहे हैं ये बरसाना का दृश्य है। बरसाना की शाम आप देख सकते हैं। सामने मान महल है, मानगढ़ कहते हैं इसको, और बंदर यहाँ पर बहुत रहते हैं। ये छोटा सा रास्ता हमें उस मानगढ़ के मंदिर की तरफ लेकर जा रहा है। मानगढ़ में भी कहानी कुछ वैसी ही है कि राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण से मान करके इस मंदिर में आकर, इस स्थान पर आकर बैठी थी, और भगवान श्री कृष्ण ने उनको मनाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया था। कभी मोर बनकर और कभी और लीलाएं की भगवान श्री कृष्ण ने। इसीलिए इसी जगह पर मोर कुटी भी है, उसके भी दर्शन करवाऊंगा। वो सामने है, आप देख सकते हैं, सामने जो बना हुआ है वो मोर कुटी की जगह है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मोर बनकर आए थे। राधा रानी जी को मनाने की कोशिश में भगवान ने मोर का रूप धारण किया था। तो ये सारी जगहें हैं जिन्हें देखकर मेरे दर्शक भी आनंदित होंगे, मेरी उम्मीद है। हाँ, रास्ते बहुत अच्छे हैं और रास्तों पर चलने वाले लोग भी आप देख सकते हैं। मेरी धर्मपत्नी मुझे मार्गदर्शन देते हुए। और ये स्थान है कुसुम सरोवर, जो कि गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग में आता है। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य है सांकरी खोर का। सांकरी खोर मीन बहुत सांकरा रास्ता, बहुत नैरो वे, जहाँ से कि गोपियाँ अपना दूध माखन लेकर जाती थी और भगवान श्री कृष्ण उनका मार्ग रोककर उनसे एक किस्म से आप कह सकते हैं कर के रूप में दूध माखन ले लिया करते थे, या उनकी मटकियाँ यहाँ फोड़ दिया करते थे जो गोपी ऐसा करने से इनकार करती थी। ये वही मार्ग है, इसका नाम है सांकरी खोर। आप देख सकते हैं मेरी धर्मपत्नी बहुत मुश्किल से इस रास्ते को पार करते हुए, लेकिन आनंद लेते हुए भी, कोई थकान, कोई भी तरह की टेंशन चेहरों पर नहीं है यहाँ पर, और काफ़ी आनंद का अनुभव भी होता है। ये आप देख सकते हैं कितना ऊंचा पहाड़ है, इसके नीचे ये रास्ता बना है जिसको हम सांकरी खोर कहते हैं। दोस्तों, बाकी और दृश्य, बाकी और यात्रा मैं आपको दिखाता रहूँगा। आज के लिए मैं अपनी यात्रा यहीं पर समाप्त करता हूँ। अभी इस डेस्टिनेशन के बहुत सारे अनछुए क्षेत्र बचे हुए हैं जिनसे आपको अवगत करवाता रहूँगा। उम्मीद है आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगले पार्ट में आपको पुनः मथुरा वृंदावन के दर्शन करवाऊंगा। एक और नया चैनल मैं शुरू कर रहा हूं जिसमें सभी को इन जगहों से जुड़ने का मौका मिलेगा, और उसका नाम है ब्रज 84, अर्थात ब्रज 84। ये नाम मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये जो ब्रज क्षेत्र है ये 84 कोस में फैला हुआ क्षेत्र है, और उन सभी 84 कोस को हम आपके साथ शेयर करेंगे। इन 84 कोस क्षेत्र में कौन कौन से मंदिर हैं, उनका क्या महत्व है, वहाँ की एनर्जी कैसी है, किस तरह की वाइब्रेशन है, किस तरह के दृश्य हैं, कैसा आनंद का अनुभव होता है, वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं इस चैनल के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। अभी उस चैनल को शुरू करने में 1 या 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन लगेंगे, और वो चैनल भी आपको उस चैनल पर सिर्फ़ और सिर्फ ब्रज से रिलेटेड चीज़ें ही आपको देखने को मिलेंगी। उस क्षेत्र के बारे में ही आपसे मैं बात करूँगा। इसके साथ ही मैंने अपनी वेबसाइट braj84.com भी स्टार्ट की है। ये आप दर्शकों के लिए मैंने स्टार्ट की है ताकि आप जो दृश्य मैं आपको अपने वीडियोस में दिखा रहा हूँ उन दृश्यों को हमारे साथ चलकर आप अनुभव भी कर पाएँ, और उस वेबसाइट के थ्रू आप बाकी जगहों के बारे में भी
एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन सी जगहें हैं, वो भी आप वहाँ जाकर देख सकेंगे। और साथ में ही उन जगहों को मेरे साथ विज़िट भी कर पाएंगे, ये भी मैं मौका देने की कोशिश करूँगा। इनिशियल स्टेट पर नहीं, लेकिन इन फ्यूचर ऑल दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अभी आप देख सकते हैं आगे ये केशी घाट का ही दृश्य है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वाली यात्रा जो है, ये जो एपिसोड है, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। लेकिन ये समाप्ति नहीं है, ये शुरुआत है, क्योंकि इसके ब्रज क्षेत्र में इतने अधिक जगहें, मंदिर हैं कि वो एक एपिसोड तो क्या 5-10 एपिसोड में भी ख़त्म नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, हर एक यात्रा का कुछ ना कुछ पड़ाव जो ज़रूर होता है, और ये जो पड़ाव है मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। आप सभी दर्शकों के सहयोग की अपेक्षा करते हुए आप सभी दर्शकों से विदा लेना चाहूँगा। इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में पुनः आपके दर्शन प्राप्त होंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।